हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फिर से क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का एक और बेहतरीन चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कौन सा चैप्टर है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को दोबारा से थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो क्या था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिसका अपना एक मास होता है और जो कि स्पेस घेरता है। तो इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़ क्या है? एक मैटर है। तो वही मैटर जो कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर जो हमें पढ़ना है, जो कि यहाँ पर क्या है? एटम है। यानी कि उसी मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट है, यानी सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटा पार्टिकल है, जो आगे हम और फर्दर जिसे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। तो हम डिटेल में आगे और इस चैप्टर में एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ जो एंशियंट टाइम में कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने एटम्स के बारे में अपनी अपनी थ्योरी दी कि एटम ऐसा होता है, एटम ऐसा होता है। तो उन थ्योरीज़ को हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले जो फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। 500 बीसी में महर्षि कन्नड़ ने ये बताया कि मैटर जो है वो इतना ज़्यादा डिवाइड हो सकता है कि डिवाइड होकर वो सबसे छोटे पार्टिकल्स तक पहुंच जाएगा, जिसे यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? परमाणु। क्या कहा? परमाणु। यानी परमाणु सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि एटम क्या होता है, उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं थी एटम के बारे में। बस उन्होंने ये कहा कि किसी भी मैटर में सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल परमाणु होता है। ठीक है, महर्षि कन्नड़ ने। उसके बाद दूसरे फिलोसोफर आए जिनका नाम था पकुधा कत्यायामा। पकुधा कत्यायामा ने इसको थोड़ा और इलेबरेट करके ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ये जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स जिन्हें परमाणु कहा जाता है, ये कभी भी सिंगल जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करके अलग अलग फॉर्म्स जो है वो मैटर के बनाते हैं। जो उसके हम पढ़ के आ चुके हैं कि मैटर के अलग अलग फॉर्म होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। ठीक है, तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना मैटर के, इनमें जो ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है ये कंबाइन होता है। यानी कि ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंबाइन एग्जिस्ट होकर क्या करता है? मैटर बनाता है, कंबाइन होकर मैटर बनाता है। उसके बाद एक और फिलोसोफर आए ग्रीस से जिनका नाम था डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं ना, ये कोई परमाणु नहीं, ये एटम्स हैं। यानी कि सबसे पहली बार जो एटम का ये नाम सुना गया, ये डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस ने बताया। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई ये जो सबसे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल जो मैटर में पाए जाते हैं ना, ये एटम्स होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी ये इनकी फ़िलॉसफी पे बेसिस थी, ये यानी कि ये सारी थ्योरीज़ थी। कोई एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये थ्योरीज़ नहीं दी गई थी, बस उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये सारी चीज़ें एटम के बारे में बताई थी। ठीक है, लेकिन बाद में हमारे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में और ज़्यादा डीप स्टडी की, एटम्स के बारे में, मैटर्स के बारे में, जो थे हमारे लेवोइशियर एंड प्राउस्ट, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया कि ये बात तो सच है कि जो एटम्स, जो मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं? वो ना कंबाइन होकर आपस में रहते हैं और मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। ये क्या लॉ है? ये लॉ ये कहता है कि कोई भी मास जो है वो ना तो क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि अगर दो एलिमेंट मिलकर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उन एलिमेंट्स के जो भी अपने मास हैं वो मास वैसे के वैसे ही रहते हैं, ना तो वो मास हमने कहीं और से उनके अंदर क्रिएट कर दिए, नहीं। अगर सपोज़ मैं एग्जांपल आपको दूं, एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हाइड्रोजन का, है ना। तो हाइड्रोजन हमें पता है कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कितना मास है? जिसका मास है 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम मास है ना हाइड्रोजन का। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने केमिकल रिएक्शन में जो है उसे क्रिएट कर दिया, कुछ और मास लिया ही मैं हाइड्रोजन का, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका मास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ही रहेगा और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद भी 1 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद दूसरा लॉ आया, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और वो डेफिनेट प्रोपोर्शन जो होता है वो उनके मास का होता है। अब ये क्या हुआ? ये क्या मतलब है? इस लॉ का सिंपल सीधा मतलब ये है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ हमें कंपाउंड बनाना है वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? H2O। ये कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट मिलकर कंबाइन होकर इस H2O को बना रहे हैं। और वो दो एलिमेंट कौन से हैं? एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक डेफिनेट प्रपोर्शन है, यानी डेफिनेट रेशियो है, वो है 1:8। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में ही कंबाइन होकर वाटर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2:8 हो जाएगा
या फिर 3:8 हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी आपका कंपाउंड वाटर फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सपोज हाइड्रोजन, डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि अगर सपोज हाइड्रोजन का मास यहाँ 2 हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, सपोज 3 हो गया, तो 16 3 जा 8 3 जा 24, तो कितना हो गया, 24 हो गया। यानी कि हमेशा जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डेफिनेट रेशियो 1:8 ही रहेगा, ठीक है। मास का, उन दोनों के मास का जो डेफिनेट रेशियो है 1:8 ही रहेगा, ठीक है। और वो दोनों जब इस रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी कंबाइन होकर वो वाटर बना सकते हैं, अदरवाइज वाटर बनना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर अमोनिया के लिए है NH4, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप 14:3 में अगर कंबाइन करोगे तो ही आपका अमोनिया यानी कि NH4 बन सकता है। तो आई होप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हो कि मास जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे एक ये एक्सपेरिमेंट दिया है कि यहाँ पे हमने किसी भी एक्स कंपाउंड का 5% प्रिपेयर किया, फिर उस एक्स को एक ट्यूब में रख दिया, मतलब उस कंपाउंड को एक ट्यूब में रख दिया, फिर हमने उस ट्यूब को वेट किया, मतलब वे किया मतलब उसको, उसका वज़न नापा हमने कि भाई उसका वज़न कितना होगा। फिर हमने उसको फ्लास्क में से निकाल के दोबारा से उस जो 5% हमने निकाला था ना, उसको दोबारा से उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद दोबारा से हमने नापा, मतलब दोबारा से उसका जो वेट था वो हमने तोला, तो हमें पता चला कि भाई ये तो मास पहले भी उतना ही था, है ना, उस कंपाउंड का। जब हमने उसमें से 5% निकाल दिया था, 5% दोबारा डाल दिया तो भी उतना ही है। तो इससे पता चलता है कि भाई एलिमेंट्स जो होते हैं ना कंपाउंड के अंदर, उनका जो मास होता है वो हमेशा, चाहे वो आप केमिकल रिएक्शन से पहले देख लो या केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद देख लो, वो हमेशा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ केमिकल पेयर्स ले सकते हो आप, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिए हुए हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, लिड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये 2 पेयर्स को लेकर आप ये अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके जो भी इंडिविजुअल मासेस हैं वो सेम ही रहते हैं, ना तो वो केमिकल रिएक्शन से पहले बदलते हैं, ना ही वो केमिकल रिएक्शन के बाद बदलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम्स के बारे में और चीज़ें बताई। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत डीप में एटम के बारे में बताया वो थे हमारे जॉन डाल्टन, 1766 से 1844 तक, ठीक है। इन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उससे पहले इनकी जो खुद की लाइफ थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्या था, ये एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए इंग्लैंड में, और ये सिर्फ 12 साल की उम्र में एक टीचर बन गए और 19 साल की उम्र में एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, और 1793 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनकी पूरी लाइफ की स्टोरी है। फिर 1808 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की, जो कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना मैटर की स्टडी को लेकर। जो मैटर की स्टडी साइंटिस्ट कर रहे थे उसको लेकर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया ये वाला, ठीक है, कि क्या क्या थ्योरी जो है वो इन साइंटिस्ट ने दी। तो सबसे पहली जो थ्योरी, यानी सबसे पहला जो पॉइंट था इस थ्योरी का वो ये था कि जितने भी पार्टिकल हैं वो पहली बात तो टाइनी इंडिविजिबल एटम से मिलकर बने हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं। यानी जितने भी मैटर हैं यूनिवर्स में वो उनके अंदर सबसे छोटा इंडिविजिबल क्या पार्टिकल कौन सा होता है, एटम होता है। कौन सा होता है, एटम होता है, और वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि किसी भी एलिमेंट के जो आइटम्स होते हैं ना वो हमेशा उनके मास और प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट वही है लेकिन उसका मास और प्रॉपर्टी बदल गई, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम मास है तो वो फिक्स है, 1 ग्राम ही है। और हमें पता होना चाहिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मास 1 ग्राम है, तो वो हाइड्रोजन है। तो ये इसकी आइडेंटिकल यानी इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है हाइड्रोजन की है। अगर ऑक्सीजन से बोला जाए तो ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम मास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही है, ऐसा नहीं किसी और एलिमेंट का हो जाएगा। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कि वो सबसे छोटा एलिमेंट है, उसके एटम्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ और उस मास के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि अच्छा ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो इसे ही कहा जाता है कि हर एलिमेंट के जो आइटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो बेसिकली अगर 1 ग्राम मास बोला है हाइड्रोजन का तो वो बेसिकली उसके आइटम्स का मास है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम है तो मतलब उसके आइटम्स का 16 ग्राम मास है। तो यानी हर एलिमेंट जो है उनका अपना अपना मास है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तीसरा बोला था कि एटम्स जो है हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होकर ही कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देखकर आ चुके हैं वाटर का 1:8, ठीक है। 1:8 स्मॉल होल नंबर रेशियोज़ में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करेंगे तभी आपका क्या बन सकता है, कंपाउंड वाटर बन सकता है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज जो थी वो डाल्टन ने दी थी एटम के बारे में। अगर हम आगे बात करें तो एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे, देखो इस तरीके से ना एटम्स बॉन्ड करते हैं एलिमेंट के बीच में। अगर हम देखें तो एलिमेंट्स के बेसिकली देखा जाए तो हैंड्स एंड लेग्स हैं ये, है ना, देख रहे हैं ना कि ये जो एटम्स हैं ये आपस में इस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं। और एलिमेंट के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो एटम्स इस तरीके से कुछ नजर आएंगे एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है।
एटम्स रियली में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनका एटॉमिक रेडियस जो है वो नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है, मतलब 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। हाइड्रोजन एटम का रेडियस है 10⁻⁻10, वाटर मॉलिक्यूल 10⁻⁹ एंड 10⁻³ एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, मतलब एटम्स इतने छोटे हैं कि अगर मिलियंस ऑफ एटम्स या मिलियंस ऑफ एटम्स से भी ज़्यादा अगर एक साथ इकट्ठा होकर एक लेयर में आ जाए ना, तो वो लेयर इतनी ही मोटी हो पाएगी जैसे कि एक शीट ऑफ पेपर की थिकनेस, मतलब एक पेपर की जो शीट होती है उसकी जितनी थिकनेस होती है बस उतनी ही जो है वो एटम्स के लेयर की थिकनेस होगी, वो भी जब मिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ उस लेयर में कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया, तो एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं अपने अपने, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि अच्छा ये एलिमेंट जो है वो ये है, क्योंकि इसका सिंबल जो है वो एक IUPAC के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। IUPAC एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेप्टेबल है, और इस जो IUPAC के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में उसके उसी हिसाब से चलती हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के सिंबल्स की बात करें तो डाल्टन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल को यूज़ किया। उसके बाद बर्जीलियस ने ये बोला कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जो है उसके जो पहले 2 लेटर्स होंगे उनके बेसिस पे उनका सिंबल बना दिया जाएगा, और यही IUPAC ने भी माना। ठीक है, उन्होंने बोला पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा जो होगा वो स्मॉल होगा। जैसे एल्यूमिनियम का देखो एग्जांपल Al, कोबाल्ट CO, क्लोरीन Cl। कुछ जो थे वो उनके लेटिन नाम्स पे रखे गए, जैसे Fe हमें पता है आयरन एलिमेंट का सिंबल है, लेकिन आयरन से नहीं, ये इसके लेटिन नेम फेरम से रखा गया है, फेरम से Fe आया। नेट्रियम सोडियम यानी Na सोडियम का क्या है, एलिमेंट का सिंबल है, लेकिन इसका जो ये सिंबल है ये रखा गया उसके लेटिन नेम नेट्रियम पे। केलियम जो है वो K यानी पोटेशियम का सिंबल है, बट इसका नाम जो है लेटिन नेम केलियम पे रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एलिमेंट्स को पहचाना जाता है उसके सिंबल्स के थ्रू। अब हर एलिमेंट का अपना एक मास होता है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, U से इसे जनरली क्या किया जाता है, सिम्बोलाइज किया जाता है। तो 1961 से ऐसा माना गया है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम मान लिया गया, कार्बन 12, मतलब कार्बन एक एलिमेंट है जिसका हमें पता है एटॉमिक मास 12 U होता है। तो ऐसा माना गया कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर आपको नहीं पता कि कितना एटॉमिक मास होगा, तो हम मान के चलते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के बराबर है। यानी एक कार्बन एटम का कितना मास है, 12 U। ठीक है, अगर हम 1 U निकाल रहे हैं तो 1 U अगर हमें किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/12 ऑफ 12 कार्बन एटम। तो अगर हमें तो कितना आया, 1 ग्राम ही आया, या 1 U कह लो या 1 ग्राम कह लो, तो हर आइटम जो भी एलिमेंट्स हैं उनके हर आइटम का मास जो वो 1 U या 1 ग्राम के बराबर ही होगा, अगर हम इस स्टैंडर्डाइज सिस्टम को मान के चलते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी का नहीं पता एलिमेंट का मास तो हम इस तरीके से ऐसे मान के चला था उन्होंने कि इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। हाइड्रोजन का वैसे पता ही है 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल। तो एटम हमने समझ लिया एटम क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट्स में किस तरीके से एटम कंबाइन होते हैं, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल भी वैसे सबसे छोटा नहीं बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, बस ये है कि मॉलिक्यूल का अपना एक एग्जिस्टेंस है, मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो मॉलिक्यूल किसी पे डिपेंड नहीं है ना। मॉलिक्यूल बनता कब है, जब हमारे एटम्स 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं ना, तब वो एक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मतलब एटम से तो थोड़ा बड़ा है पार्टिकल साइज़ में मॉलिक्यूल, लेकिन होता ये भी छोटा ही है किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के अंदर। बस ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन एलिमेंट का अपना मॉलिक्यूल है, कंपाउंड्स के अपने मॉलिक्यूल हैं। अब एलिमेंट के मॉलिक्यूल और कंपाउंड के मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सेम टाइप के होते हैं, मतलब एटम्स जो होते हैं उसके अंदर वो सेम टाइप के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन H2 की मैं बात करती हूँ, तो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 आइटम आ गए। अभी हमने पढ़ा 2 या 2 से ज़्यादा आइटम जब बॉन्ड करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 2 आइटम आ गए, तो यानी क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन इसमें दोनों ही आइटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। दोनों ही आइटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। इस तरीके से बॉन्ड होंगे आपस में, तो दोनों आइटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो ये किसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, यानी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि उसमें दोनों सेम टाइप के आइटम हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसके एटॉमिसिटी कहलाता है। अगर हम इसी एग्जांपल से देखें हाइड्रोजन वाले से, तो इसमें कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2, तो यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, इनके बारे में बता दिया। तो मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें 1 एटम हो, आर्गन हीलियम। डाई एटॉमिक 2 एटम हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन। टेट्रा एटॉमिक जिसमें 4 एटम्स हों, P4 फॉस्फोरस। पॉली एटॉमिक जिसमें 4 से ज़्यादा एटम्स हों, सल्फर S8।
वहीं अगर हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट ही अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय मास तब वो बना देते हैं कंपाउंड। तो यानी कि वो क्या हो गए, यानी मॉलिक्यूल आ गए उसमें कंपाउंड के, ठीक है। अब जैसे वाटर की बात कर दी यहाँ पे, तो वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो H2O में दो अलग अलग एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट हो गया, दोनों कंबाइन हुए तो कंपाउंड बन गए, ठीक है, दोनों कंबाइन हुए तो कंपाउंड बन गए। अब मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, कंपाउंड बन गए या फिर मॉलिक्यूल भी कह सकते हो आप इसे, क्योंकि मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि आइटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हुए हैं तो मॉलिक्यूल भी माना जाता है इन्हें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यों दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना देते हैं, जैसे वाटर हो गया किस रेशियो में, 1:8 में, अमोनिया 14:3 में, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 में, क्योंकि फिक्स रेशियो में ही ये क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे आयंस। अब आयंस क्या होते हैं, आयंस बेसिकली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, मतलब वहीं अगर हमारे एलिमेंट्स के ऊपर कटायन अनायन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तब वो आयंस कहलाते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन, नेगेटिव चार्ज है तो अनायन। जैसे यहाँ पे NaCl का दे दिया एग्जांपल, NaCl में Na+ यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कटायन है, और Cl- ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास अनायन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इस पे ही क्यों पॉजिटिव चार्ज और इस पे ही क्यों नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सोडियम ने जब Na और Cl दोनों आपस में कंबाइन होकर, दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होकर इन्होंने NaCl कंपाउंड बनाया होगा, तो उस केस में क्या हुआ होगा कि Na ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए होंगे, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी तरफ खींचे होंगे यानी गेन किए होंगे, इसलिए इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ये और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हम इतना समझ लेते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड के ऊपर यानी कि उनके ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, जब आपके एटम्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के जो कंपाउंड होते हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है तब वो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। जैसे OH- ऑक्सीजन अलग एटम है, हाइड्रोजन के अलग एटम्स हैं, लेकिन इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो पॉलीएटॉमिक आयन हो गए। SO4 - सल्फर ऑक्सीजन, NH4+ नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो मतलब अलग अलग एटम्स जो है यहाँ पे मिलके जब आयंस बना रहे हैं तब इन्हें कहा जा रहा है पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला अगर हम लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा, हमें कैसे पता चलता है कि यही दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन वो कंपाउंड बनाने के बाद उसको कैसे लिखा जाए, उस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाए। तो उससे पहले हमें समझना होगा यहाँ पे वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली किसी भी एलिमेंट में एटम्स के कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है, मतलब एलिमेंट्स आपस में कितना कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ कोई भी कंपाउंड बना पा रहे हैं वो उसकी वैलेंसी बताता है, ठीक है। कि अच्छा ये वाला जो एलिमेंट है वो इसी एलिमेंट के साथ बेटर तरीके से कंबाइन हो पाएगा और तभी एक कंपाउंड बना पाएगा, वो उसकी वैलेंसी को बताता है, ठीक है। कि जैसे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो फॉर्मूला जो है बेसिकली कुछ नहीं करना फॉर्मूले में, अगर दो एलिमेंट में एक मेटल है एक नॉन मेटल है, दोनों को पहले मेटल लिखो फिर दूसरा नॉन मेटल दूसरी जगह पर लिखो, दोनों की वैलेंसीज लिखो, उनको आपस में क्रिस क्रॉस करो, दोनों के चार्जेस को बैलेंस करो अगर बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमें पूरा स्ट्रक्चर न्यूट्रल चाहिए। अगर सपोज पॉलीएटॉमिक आयंस हैं तो पॉलीएटॉमिक आयंस जो है उन्हें ब्रैकेट में रखो, अगर एक से ज़्यादा एटम्स हैं और उन पे चार्ज आ रहा है तो उन्हें किस में रखना है, हमें ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इसका Al2O3 का, तो इसका इन्होंने किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिख दिया कि Al2O3 होगा, जैसे यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम मेटल हो गया, ऑक्सीजन नॉन मेटल हो गया, लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू द रूल। उसके बाद इनकी वैलेंसी लिखी, इसकी 3 वैलेंसी है इसकी 2 वैलेंसी है, मतलब एल्यूमिनियम के पास कैपेसिटी है कि वो अपने 3 आइटम को कंबाइन करवा सकती है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी है वो अपने 2 आइटम्स को कंबाइन करा सकती है। तो यानी कि इनको अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे इस तरीके से, तो क्या बन गया Al2O3 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में कंबाइन होकर ये क्या बना देते हैं, कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम बना सकते हैं आसानी से, अगर हमें वैलेंसी पता है। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है, तो उसके बेसिस पे हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कुछ एग्जाम्पल, जैसे सोडियम है तो सोडियम का हमें सिंबल Na होता है, वैलेंसी उसकी 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम Mg2+ वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम Al3+ वैलेंसी 3 है, क्लोराइड Cl- वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड O2- वैलेंसी 2 है, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2 है। या तो जो एटम्स हैं वो जब या तो वो लूज़ करेंगे अपने आप को, यानी कि एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे या फिर गेन करेंगे, उसके बेसिस पर ही इन पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अभी मैंने आपको सिंपल इतना बता दिया कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है या लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बस हमें इतना यहाँ पे समझना है कि प्लस और नेगेटिव ये जो चार्जेस हैं वो कब आते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो लेन देन है यानी लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है
तभी जो है वो आपस में कोई भी एलिमेंट कंबाइन होकर कभी कोई फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या कोई कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अभी लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो चुका है। बस हमें थोड़ा सा रिवीजन करना है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज इन अ फिक्स मास रेशियो, एटम्स पढ़ लिए, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला एंड वैलेंसी के बारे में भी जाना कि फॉर्मूला हमेशा एलिमेंट्स के थ्रू बनता है और एटम्स के थ्रू बनता है। वैलेंसी बेसिकली ये बताती है कि एटम्स की कंबाइन होने की क्या कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट के अंदर। ठीक है, हाँ, ये वाला जो टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक में। तो बेसिकली फॉर्मूला यूनिट मास कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट बताया, तो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना एक मास है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, वो उसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास यूनिट कह रहे हैं हम उसे। ठीक है, यू से हम उसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर वो एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना दे रहे हैं तब हम उनका मास कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है CaCl2 का, ये कंपाउंड है और हमसे पूछ लिया कि बताओ इसका यूनिट मास क्या है, जिसे हम फॉर्मूला यूनिट मास कह रहे हैं। ये हमने सीखा ना भी कि हम फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो एक फॉर्मूला बना रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इनका यूनिट मास कैसे निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास कहा गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल जितने भी एलिमेंट्स हैं इंडिविजुअल, उनका तो मास हमें पता है ना, एटॉमिक मास, उनको ऐड ऑन करके हम फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर कैल्शियम दे रखा है, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास होता है 40। अब क्योंकि इसके पास एक ही आइटम है तो यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लोरीन के यहाँ पे 2 आइटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मास को। क्लोरीन का होता है 35.5, है ना, और तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा हमारा 111 U आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला यूनिट मास है। मतलब केमिकल फॉर्मूला का अगर यूनिट मास निकाल रहे हो तो वो फॉर्मूला यूनिट मास है, जो कि उसके हर एक एटम्स का अपने इंडिविजुअल एटॉमिक मास को ऐड ऑन करने के बाद आता है। ठीक है, उसको ऐड ऑन करने के बाद आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो यहीं पर हमारा फिनिश होता है। आई होप जितना भी मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया, जो जो टॉपिक कवर किए वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और ऐसे बेहतरीन चैप्टर आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।